ओके, तो इस वीडियो में करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड ऑसम मूवी को एक्सप्लेन जिसका नाम है नाइटफॉल। वैसे तो ये मूवी क्राइम एंड थ्रिल बेस्ड है, बट एंड में हमें लव एंड सैक्रिफाइस भी देखने को मिलती है, जो कि काफी ज्यादा हार्ट टचिंग है। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस कहानी को, जो कि शुरू होती है एक फाइट सीन से। दरअसल सिचुएशन यहाँ पर कुछ इस तरह से होती है कि वांग युंग नाम के इस पर्सन को कुछ लोग मारना चाहते हैं जेल के अंदर, और ऐसा करने के लिए वो उस पर चाकू और ऐसे ही नुकीली चीजों से उस पर हमला करते हैं। बट मिस्टर वांग उन सब पर ही भारी पड़ता है और एक एक करके उन सबको मार डालता है आखिर में। और इन सब को कौन करवा रहा है और मिस्टर वांग को क्यों मरवाना चाहता है, ये बात हमें आगे पता चलेगी। अभी के लिए कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ती है, जहाँ पर हमें एक मेन कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिसका नाम होता है जियोज लैम। और इसे पुलिस डिपार्टमेंट से कॉल आती है कि उसे चीफ अर्जेंटली बुला रहे हैं डिपार्टमेंट में। दरअसल मिस्टर लैम एक पुलिस ऑफिसर होते हैं जो कि स्पेशली मर्डर जैसे केसेस को हैंडल करते हैं। और जैसे ही वो अपने घर से निकलने के लिए दरवाजा खोलते हैं तो वो घर के बाहर अपनी बेटी को देखते हैं जो कि किसी को गले लगा रही होती है। दरअसल इस कहानी की पूरी समरी यहीं पर समझ में आ जाती है, बट मैं इस कहानी को स्पॉइल नहीं करूंगा। अभी के लिए जब मिस्टर लैम अपनी बेटी से उस लड़के के बारे में पूछते हैं तो वो उसे थोड़ी सी रूडली बातें करती है और होमवर्क करने के नाम पर उसे अपने साथ ले जाती है अपने रूम में। जिसके लिए जब लैम कहते हैं कि तुम लाइब्रेरी क्यों नहीं गई, तो वो उसे अपने काम में जाने की बात कह के दरवाजा बंद कर देती है। इसलिए मिस्टर लैम भी उससे ज्यादा बहस नहीं करते और सीन यहाँ से शिफ्ट होती है थाने की ओर, जहाँ पर मिस्टर लैम से एक ऑफिसर पूछताछ कर रहा होता है कि उसने एक बंद हो चुके केस को रीओपन करवाने की अर्जी क्यों डाली। दरअसल मिस्टर लैम इससे भी पहले 20 केसेस को रीओपन करवा चुके हैं और उन्हें सिर्फ एक ही केस में सफलता मिली होती है अब तक। इन शॉर्ट ये 19 बार फेल हो चुके होते हैं 20 में से, और उनका सीनियर नहीं चाहता कि उनके आदमी ऐसे केसेस में टाइम बर्बाद करें जो कि ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है। इसलिए ये उसे पूछ रहे होते हैं कि उसने फिर से एक बंद हो चुके केस को रीओपन करवाने की अर्जी क्यों डाली, जिससे इन दोनों में ही थोड़ी बहुत बहस होती है सबूत और मिस्टर लैम के पास्ट हिस्ट्री को लेकर, जिसमें हमें पता चलता है कि मिस्टर लैम के वाइफ की मौत हो गई है, जो कि होता तो एक सुसाइड है, बट इनके हिसाब से वो एक मर्डर है क्योंकि वहाँ पर कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला होता। और सीन यहाँ से शिफ्ट होती है जेल की तरफ, जहाँ पर 20 साल बाद मिस्टर वांग को रिहा किया जाता है। साथ ही इसे हर हफ्ते थाने में रिपोर्ट करने के लिए कहा जाता है ताकि पुलिस को उसकी लोकेशन के बारे में ठीक ठीक पता चलती रहे। और उसके सामानों में हम एक लॉकेट भी देख पाते हैं जिसे ओपन करने पर उसमें एक लड़की की फोटो दिखाई देती है, और साथ ही हम उस लड़की की एक डिस्टर्बिंग इमेज भी देख पाते हैं। और इसका उस लड़की के साथ क्या रिश्ता है, ये बात हमें आगे जानने को मिलेगा। अभी के लिए तो ये बाहर आने के बाद थोड़ी बहुत हर जगह पर घूमता है क्योंकि 20 सालों में उसने कुछ भी नहीं देखा होता। और घूमते घूमते जब ये एक पोस्टर को देखता है तो ये गुस्से में उसे फाड़ने तोड़ने लगता है। जरूर इसका कुछ पंगा रहा होगा उस पर्सन के साथ। और सीन यहाँ से शिफ्ट होती है अगले दिन में, जहाँ पर ये काम करने के लिए जाता है एक म्यूजिक स्कूल और पियानो को चेक करने लगता है उसे रिपेयर करने के लिए। और इसे जल्दी ही एक पियानो की आवाज सुनाई देती है, जिसे देखने के लिए जब ये जाता है तो इसे एक लड़की दिखाई देती है, जिसे देखकर ये खुश भी होता है और भावुक भी, क्योंकि इसका चेहरा सेम उस लॉकेट वाली लड़की से मैच करती है, जैसे कि कोई हमशक्ल हो उस लड़की का, जो कि जल्दी ही यहाँ से निकल जाती है कॉल के आने पर। जो कि जैसे ही यहाँ से बाहर जाती है तो उसका डैड उसे लेने के लिए आया होता है, और ये सेम वही पर्सन होता है जिसका पोस्टर मिस्टर वांग फाड़ रहा था। और इस पर्सन का नाम होता है मिस्टर हान सोए, जो कि भड़कने लगता है इस लड़की पर कि उसकी छुट्टी 5:30 पर होती है तो वो 15 मिनट से कहाँ पर थी। और इसे गुस्से में देखकर जोई बहाना बनाती है कि उसके पीरियड चालू है और इसलिए वो टॉयलेट में थी, और उसके इतनी ज्यादा डरने की वजह हमें आगे पता चलेगी। अभी के लिए एक टीचर ठीक यहीं पर आकर उसके डैड से बातें करने लगती है, इसलिए जोई 1-2 सेकंड के लिए इधर उधर देखने लग जाती है, जिसे देखकर इसका एक फ्रेंड दूर से ही जोई को हाय कहता है। और इन सारी घटनाओं को जोई का डैड देख लेता है, जो कि उसे यहाँ से लेकर चले जाता है अपनी कार में। और सीन यहाँ से शिफ्ट होती है जोई के घर की तरफ, जहाँ पर उसकी मॉम प्रार्थना कर रही होती है जैसे कि वो बहुत ज्यादा डरी सहमी हो किसी वजह से। तो वही सेम जोई भी डरी सहमी होती है अपने डैड को लेकर, जो कि उससे उस लड़की के बारे में पूछने लगता है कि वो कौन था और वो तुम्हें देखकर हंस क्यों रहा था, तुम्हारा उसके साथ रिलेशन क्या है, और ऐसे ही और भी बहुत सारे सवाल। जिसके लिए जब जोई कहती है कि कुछ भी नहीं, तो वो उसे रूलर से मारने लगता है इस बात को लेकर। और कुछ देर बाद वो उसे छूने भी लगता है, ये कहते हुए कि उसे लड़कों से दूर रहना चाहिए क्योंकि सब लोग कुछ न कुछ चाहते हैं उससे। और कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है अगले दिन में, जहाँ पर मिस्टर वांग सेम जोई के घर के सामने एक किराए के घर में रहने के लिए आते हैं ताकि वो उसे आसानी से देख सके।
और सुबह होने पर जब जोई म्यूजिक क्लास जाती है तो वो उसे फॉलो भी करने लगता है दूर से, जहाँ पर रास्ते में जोई से उसका क्लासमेट एक बार फिर से मिलता है। और क्लास के खत्म होने के बाद जब जोई घर पर आती है तो कोई इसे कॉल कर देता है उसके फोन में, और घंटी की आवाज सुनी नहीं कि उसका डैड फिर से भड़कने लगता है कि उसने उसे फोन इमरजेंसी के लिए दिया है, ना कि सबको अपना नंबर देने के लिए। और एक बार फिर से उसे मारने पीटने लगता है, जिसे इस तरह से मारता हुआ देखकर वोंग काफी गुस्सा होता है यहाँ पर। और उसके बाद सीन शिफ्ट होती है समुद्र की तरफ, जहाँ पर एक पर्सन एक डस्टबिन को घसीटते हुए लेकर किनारे तक जाता है, जिसमें से एक डेड बॉडी निकलती है जिसका सर कुचलकर वो उसे समुद्र में ही फेंक देता है। और कहानी अब यहाँ से आगे बढ़ती है ऑफिसर लैम की तरफ, जहाँ पर ये अपनी बेटी के बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए सारी तैयारी करता है। बट जैसे ही ये केक काटने वाले होते हैं इसे कॉल आती है सेम उसी मर्डर को लेकर, और जैसे ही वो यहाँ से जाने की बात करता है तो उसकी बेटी नाराज हो जाती है कि वो उसे आज के दिन भी टाइम नहीं दे पा रहा, और नाराज होकर वो निकल जाती है अपने फ्रेंड के घर। और सीन जब मर्डर साइट पर शिफ्ट होती है तो हमें पता चलता है कि उस डेड बॉडी की आइडेंटिटी मिटाने की सारी कोशिश की गई है। उसके फिंगरप्रिंट्स, फुटप्रिंट्स, यहाँ तक कि चेहरे को भी बुरी तरह से जला दिया गया है। एंड ऑफ कोर्स किलर ने कोई भी आईडी प्रूफ नहीं छोड़ा होता, इसलिए इनकी मदद सिर्फ फॉरेंसिक ही कर सकती है। अब एक तरफ जहाँ पर इनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है तो वहीं सेम जोई के रूम में एंटर करता है मिस्टर वोंग चोरी छुपे, और उसकी सारी फोटोज को बड़ी ध्यान से देखने लगता है, और निकलते वक्त एक माइक्रोफोन छोड़ देता है सेम उसी कमरे में। तो वहीं इन्हें इस बॉडी की छानबीन करने पर एक बटन मिलता है उसके मुंह के अंदर, और इस बटन वाली बात को हो सके तो याद रखना। साथ ही स्कल की मैपिंग करके उसका अंदाजन चेहरा भी बना लेते हैं, जिसके बेस पर ये उसके जैसे गायब हुए पर्सन की तलाश करना शुरू कर देते हैं। और जल्दी ही इन्हें हान सुई के बारे में पता चल जाता है, इसलिए ये पूरी फोर्स के साथ निकल जाते हैं जोई और उसकी मॉम से पूछताछ करने। एंड ऑफ कोर्स ये उन्हें कुछ भी सस्पिशियस बात नहीं बताते, इसलिए ऑफिसर लैम उनके फेशियल एक्सप्रेशन को नोटिस करने लगता है, और इन सारे पूछताछ को मिस्टर वोंग भी सुन रहा होता है। और सीन जब डिपार्टमेंट की तरफ शिफ्ट होती है तो हान सुई से जुड़े सभी लोगों की लिस्ट निकाली जाती है ताकि ये लोग मर्डर को ढूंढ सके। और इन सब में हमें पता चलता है कि हान सुई की एक बेटी भी थी जिसकी मौत 21 साल पहले हुई थी, और वो सेम जोई जैसी दिखती थी, बट उसका नाम ईवा था। और इस ईवा का मर्डर किया गया था उसका रेप करने के बाद, जिसमें इन्होंने मर्डर को रंगे हाथों पकड़ लिया था। और वो मर्डर होता है वोंग युन, जो कि पिछले हफ्ते ही पे रूल पर बाहर आया होता है। इसलिए ऑफिसर लैम उस केस को भी स्टडी करते हैं और अपना कंक्लूजन देते हुए कहते हैं कि वोंग युन सबसे पहले ईवा का पीछा करते हुए उसके घर गया होगा, और उसके बाद उसका रेप करके उसे मार दिया होगा, जिसमें डेफिनेटली उसने किसी भारी चीज का इस्तेमाल किया होगा इन सब के लिए। और ये सारी बातें सिर्फ एक अनुमान होती है, क्योंकि पुलिस को हमेशा ही एक स्टोरी चाहिए होती है इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए। और ईवा को जोई की बड़ी बहन समझकर ये उसे मिलने के लिए जाते हैं, और वहाँ पर जाकर ये जोई को ईवा के बारे में सब कुछ बता देते हैं, और साथ ही उसके मर्डर के बारे में भी, जस्ट इन केस इसे पूछने के लिए कि अगर उसने आसपास उसे कहीं पर देखा हो। जिसके लिए जोई कहती है कि नहीं, इसे तो यहाँ तक ये भी पता नहीं होता कि उसकी कोई बड़ी बहन भी थी, इसलिए ये भी निकल जाते हैं उससे बिना कुछ पूछताछ किए। बट इन्हें शक जरूर होता है उसके फेशियल एक्सप्रेशन को देखकर, और इनके यहाँ से निकलने पर इन पर अटैक करता है मिस्टर वोंग, जैसे कि वो इंटेंशनली इनका ध्यान अपनी ओर खींचना चाहता हो। और उसे देखकर ये भी उसके पीछे पड़ जाते हैं उसे पकड़ने, बट वो इनके हाथ लगे बिना ही निकल जाता है यहाँ से। बट वो जोई के लिए एक नोट जरूर छोड़ता है कि वो उसके साथ हमेशा ही रहेगा। और इस नोट के लिए जोई को पहले लगता है कि ये सब उसके फ्रेंड ने किया है, बट जब ये उससे इसके बारे में पूछती है तो वो कहता है नहीं, जिससे ये परेशान हो जाती है कि ये सब फिर किसने किया होगा। और जब इसकी नजर मिस्टर वोंग पर पड़ती है तो ये थोड़ी सी और भी डर जाती है उस अननोन पर्सन को देखकर। और इसी तरह से दिन ब दिन निकलता जाता है, और सिंस कि इनके पास कोई भी डायरेक्ट सबूत नहीं होता मिस्टर वोंग के अगेंस्ट, ये उससे कुछ खास पूछताछ भी नहीं कर पाते, और वो गूंगा होता है सो अलग। इसलिए इनका एक और आखिरी सबूत होता है जोई और उसकी मॉम, जिसे जब ये पूछताछ करने के लिए जाते हैं तो वो इनसे झूठ बोलने लगती है हर बात को लेकर। इसलिए ये उससे ईवा के बारे में पूछताछ करने लगते हैं कि उसकी मौत कैसे हुई थी, और उन्होंने जोई को उसकी सिस्टर के बारे में क्यों कुछ नहीं बताया, जिससे ये इस बात पर झूठ बोलने लगती है कि ईवा की मौत जोई के पैदा होने के 1 साल के अंदर ही हो गई थी, इसलिए उन्होंने उसे कुछ भी नहीं बताया। जिसके लिए जब ये ऑफिसर पूछता है कि शादी के 20 साल बाद भी उन्होंने एक बच्चे को जन्म कैसे दिया, तो ये अपनी स्टेटमेंट को चेंज करने लगती है कि उन्होंने ईवा और जोई दोनों को ही अडॉप्ट किया था। बट ये बात भी इसी के अगेंस्ट होने लगती है, क्योंकि जस्ट अभी इसने कहा होता है कि जोई ईवा की छोटी बहन थी। और ऐसे ही और भी बहुत सारी बातें होती है, जिससे बचने के लिए ये लेडी बेहोश होने का नाटक करती है यहाँ पर। इसलिए ये
ये हान सुई की मर्डर के साथ ईवा के मर्डर की भी इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं, क्योंकि ये केस बहुत सारे राज छुपाए होती है अपने अंदर। और इन्हें पता चलता है कि मिस्टर वोंग एक ब्राइट स्टूडेंट था, हर एक सब्जेक्ट में टॉपर, यहाँ तक कि चेस में भी उसे कोई नहीं हरा सकता था, और साथ ही वो रनिंग और अदर गेम्स में भी पार्ट लिया करता था। और इन सब से ये ऑफिसर खुद सोचने लगता है कि एक स्मार्ट और तेज लड़का किसी का रेप क्यों करेगा, और अगर किया भी तो वो पकड़ा क्यों जाएगा। इसलिए ये उस केस को और भी ध्यान से देखने लगते हैं, जहां पर इन्हें जेल से पता चलता है कि पहले उसने सारे आरोप को मानने से ही मना कर दिया था, फिर बाद में उसने सारे आरोप को मान भी लिया था किसी के कहने पर। साथ ही इन्हें ये भी पता चलता है कि उसका बिहेवियर जेल में सभी के साथ अच्छा था, बट उसे हमेशा है किसी न किसी बात की दुख लगी रहती, इसलिए उसने खुद को मारने की भी कोशिश की थी। साथ ही स्टार्टिंग के 1 साल में उसको बहुत बुली किया गया जेल के अंदर, और वो कमजोर था इसलिए वो सहता भी रहा। बट एक दिन उसने टॉयलेट में सबको मारा था, जिसमें से एक तो मरते मरते बचा, और उसके बाद किसी ने भी उसके साथ पंगा नहीं लिया। बट इसे ये बात अभी भी समझ में नहीं आ रही होती कि मिस्टर वोंग ने सारे इल्जाम बाद में खुद कबूल क्यों कर लिए। इसलिए ये उसके क्लासमेट्स और टीचर से पूछताछ करता है, जिसमें से इनके हाथ एक ठोस सबूत लगता है कि ईवा और वोंग एक दूसरे को डेट कर रहे थे। और अपनी बात को साबित करने के लिए ये उसे एक फोटो भी दिखाता है, जिसमें वो दोनों ही साथ होते हैं, जबकि ईवा की मॉम कह रही थी कि उसकी बेटी का किसी भी लड़की के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। और ये वाला पॉइंट क्लियर होने के बाद ये अपने सीनियर से मिलता है सेम इस वोंग वाले केस को लेकर, जो कि उस हाई प्रोफाइल केस के बारे में पहले इसे कुछ भी नहीं बताता। बट इसके जिद करने पर वो उसे बताता है कि उस वक्त उस केस को स्पेंसर नाम का एक ऑफिसर हैंडल कर रहा था, और उसने फोर्सफुली वोंग को मार पीट कर वो सारी बातें कबूल करवाई थी। इन शॉर्ट वोंग ने ईवा का ना तो रेप किया था और ना ही उसे मारा था, बल्कि उसे जानबूझकर इन सब में फंसाया गया था। और अब इन्हें बस इतना पता करना है कि ये सब आखिर करवाया कौन। तो वहीं सेम रात को मिस्टर वोंग ऑफिसर यांग के घर जाता है, बट ये उसे मारने के लिए नहीं आया होता, बल्कि एक इम्पोर्टेंट रीजन के लिए आया होता है, और उसे बेहोश करके उसके हाथ में एक बटन रख देता है, सेम वैसा ही बटन जैसे कि इन्हें हान सुई के मुंह के अंदर मिला था। और इसके बाद ये ऑफिसर लैम को कॉल करके निकल जाता है यहाँ से। एक तरह से ये जैसे खुद के खिलाफ सबूत दे रहा होता है पुलिस को, बट क्वेश्चन आता है कि आखिर क्यों। और यही बात जानने के लिए ऑफिसर लैम उसे अगले दिन बात करने के लिए बुलाता है, बट ये यहाँ पर हान सुई के केस को लेकर बात नहीं करते, बल्कि ईवा के बारे में बात करने लगते हैं। और जितनी भी बातें इसे जानने को मिली होती है उसके हिसाब से ये कहता है कि तुमने ईवा को नहीं मारा था, तुम तो उसे प्यार करते थे, इसलिए जब तुम्हें झूठे आरोप में फंसाया गया तो तुमने हान सुई को मारकर इन सब का बदला लिया। और एक तरह से वो उसे वार्निंग देता है कि जोई ईवा नहीं है, इसलिए वो उससे दूर रहे, वो कभी भी एक क्रिमिनल से प्यार नहीं करेगी। तो वहीं मिस्टर वोंग इसकी बातें नहीं सुन रहा होता, और वो केबल कार से नीचे देख रहा होता है, और उसे अपनी बातें ना सुनता हुआ देखकर जब मिस्टर लैम उस पर गुस्सा होता है तो ये उस पर कटर से अटैक करता है, जिससे हमें काफी अच्छी संघर्ष देखने को मिलती है यहाँ पर, जिससे बचने के लिए ये इंस्पेक्टर अपनी गन निकाल लेता है, बट फिर भी मिस्टर वोंग नहीं रुकता, और लड़ते लड़ते वो उसे काफी ज्यादा घायल कर देता है, जिससे पुलिस उस केबल कार को हर तरफ से घेर लेती है ताकि उसके बाहर निकलते ही वो उसे मारकर खत्म कर सके। इसलिए ये वहाँ से भागने के लिए शीशे पर फायर करता है, जिसके टूटने पर ये दोनों ही एक ऊंचाई से नीचे गिरते हैं, जिसमें से किसी की भी मौत नहीं होती। और रात होते होते ये भी उसके छुपने वाली जगह तक पहुंच जाते हैं, जहां पर इन्हें ढेर सारे सबूत मिलते हैं मिस्टर वोंग के अगेंस्ट, और साथ ही वो जैकेट भी जिसके बटन इन्हें मिले होते हैं। तो वहीं मिस्टर वोंग गया होता है जोई से मिलने, जिसे देखकर ये काफी ज्यादा इमोशनल होता है किसी बात को लेकर, और साथ ही इसे पछतावा भी होता है जैसे कि इसने बहुत कुछ खोया हो यहाँ पर। और यहाँ से जाने से पहले वो जोई का सर सहलाता है और उसे किस करने की कोशिश करता है, बट वो रुक जाता है ऐसा करने से ताकि जोई उठ न जाए। ऑन दी अदर हैंड जोई पूरी तरह से जगी होती है, और जैसे ही मिस्टर वोंग यहाँ से जाने लगता है तो वो उससे पूछती है कि वो उसकी हेल्प क्यों कर रहा है, क्या वो उसकी मॉम को जानता था या फिर उसके डैड को। बट ये इस बात का आंसर नहीं करता और यहाँ से निकल जाता है उसे बिना कुछ कहे। और अगली सुबह सेम इसी घर में पुलिस एक बार फिर से आती है, और जोई की मॉम को सेम एक ही जगह पर साफ सफाई करता देखकर इन्हें थोड़ा सा शक होता है उस पर, इसलिए यहाँ पर फॉरेंसिक को बुलाया जाता है उस जगह की छानबीन करने के लिए, जिन्हें वहाँ पर ब्लड के ट्रेसेस मिलते हैं। मींस की हान सुई की मौत ठीक यहीं पर हुई थी, और इसलिए एक बार फिर से पूछताछ शुरू हो जाती है। बट फिर भी जोई की मॉम इन्हें कुछ भी नहीं बताती सिवाय इस बात के कि उस रात वो दोनों घर पर ही थे, और उसके अलावा उन्हें कुछ भी नहीं पता।
जिससे इसके मन में हजारों सवाल उमड़ने लगते हैं, जैसे कि हान सुई को अगर वांग ने नहीं मारा तो वो खुद को क्यों फंसा रहा है, और अगर उसका खून उसी के घर में हुआ है तो उसकी बॉडी समुद्र में कैसे मिली, स्पेशली जबकि ये दोनों घर से बाहर ही नहीं निकले। इसलिए ये हान सुई के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने लगते हैं और उनके पर्सनल वेयर हाउस में इन्हें कुछ फोटोज मिलते हैं जोई और ईवा को लेकर, जिससे ये समझ जाते हैं कि असली खेल क्या चल रहा है यहाँ पर। इसलिए ये जोई की मॉम से स्ट्रिक्टली पूछते हैं कि क्या उसके हस्बैंड का ईवा के साथ कोई अफेयर था, क्या तुम्हारा हस्बैंड जोई को अब्यूज किया करता था, और ऐसे ही और भी सीधे सटीक क्वेश्चन। और इस बारे इसका बेहोश होना भी काम नहीं आता, इसलिए इसे सच बताना ही पड़ता है कि उसके हस्बैंड को जब ईवा के बारे में पता चला कि उसका एक बॉयफ्रेंड है तो उसने उसे घर में ही कैद कर दिया, वो उसे कहीं पर भी जाने नहीं देता था। और इस बारे में इसने किसी को भी इसलिए नहीं बताया क्योंकि इसे बदनामी का डर था। और कुछ महीनों बाद जब इसे पता चलता है कि ईवा प्रेग्नेंट है तो वो इससे हेल्प मांगती है, जो कि ये डर की वजह से ऐसा कुछ भी नहीं करती, जिससे ईवा सीक्रेटली जोई को जन्म देती है। और उसके हस्बैंड ने उसे ऐसा करने इसलिए दिया क्योंकि उसे लगा कि ये उसका बच्चा है, मींस कि वो पर्सन अपने ही डॉटर को सेक्सुअली अब्यूज किया करता था जब से उसे पता चला कि उसका एक बॉयफ्रेंड है। बट उसने जोई के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। बट जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उसकी शक्ल ईवा से मैच करने लगी और इसीलिए वो उसे मारा करता था। और ऐसे ही एक दिन जब वो शराब के नशे में जोई को मार रहा था तो वो धक्का लगने की वजह से बालकनी से नीचे गिर गया। बट जब ये उसे देखने के लिए जाते हैं तो उसकी बॉडी वहाँ पर नहीं होती और इसलिए ये सिर्फ खून को वहाँ से साफ करते हैं सबूत को मिटाने के लिए, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। मतलब कि ये खून जोई ने किया है बट बॉडी के साथ छेड़छाड़ करने वाला कोई और ही है। और अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि जोई का असली डैड कौन है, और अगर नहीं पता तो मैं आगे बताऊंगा। अभी के लिए जोई यही सारी बातें अपने फ्रेंड को बता रही होती है और ठीक यहीं पर आता है मिस्टर वांग। तो वहीं इन्हें भी वांग के बारे में टिप मिलती है, इसलिए ये भी निकल जाते हैं ठीक उसी की ओर जहां पर वांग जोई को वो लॉकेट पहनाता है जिसमें उसकी मॉम की फोटो होती है। और उसके बाद वो कुछ ऑफिसर्स को बेहोश करके उनका वेपन छीन लेता है और वेट करने लगता है बाकी के ऑफिसर्स के आने का, जिनके आने पर वो इंटेंशनली उन सब का ध्यान अपनी ओर खींचता है। और जब ये सब उसके पीछे पर जाते हैं तो वो उन्हें छत पर लेकर जाता है और निहत्था ही बिल्डिंग के एंड पर खड़ा हो जाता है किसी वजह से। इसलिए ऑफिसर लैम भी सभी को अपनी बंदूक नीचे करने के लिए कहते हैं क्योंकि ये पर्सन किसी को भी हार्म पहुंचाने के लिए नहीं आया होता। और आगे बढ़ते हुए उसे सारी कहानी सुनाता है कि ये सब आखिर वो क्यों कर रहा है। दरअसल ये हान सुई से बदला लेना चाहता था ईवा को मारने के लिए, बट इससे पहले ये ऐसा कर पाता जोई ही उसे मार डालती है। और सिंस की जोई इसकी बेटी होती है वो उसके सारे गुनाह को अपने सर पर लेने के लिए ये सब कर रहा था ताकि पुलिस उसे कुछ भी न करे। और इसलिए ये प्लान बनाकर इस तरह से दिखा रहा था जैसे कि ये जोई को मारना चाहता है जबकि असल में ये उसे बचा रहा था। और ये सारी बातें सुनकर मिस्टर वांग थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और उसे सिर्फ एक ही बात पूछता है कि क्या उसने कभी भी अपनी बेटी को गले लगाया है। और इसके बाद वो यहाँ से छलांग लगा देता है। और उसके मरने के बाद ऑफिसर लैम उसी की भेजी हुई एक मैसेज पढ़ता है जिसमें उसने सच लिखा होता है कि वो ईवा से प्यार करता था और जब वो प्रेग्नेंट हुए तो उसके डैड ने उसे घर पर ही लॉक कर दिया। पर ये फिर भी उसे चोरी छुपे मिलता रहा और जब ईवा ने उसके बच्चे को जन्म दिया तो इनका प्लान यहाँ से भागने का था ताकि वो तीनों एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। और जिस रात ये भागने वाले थे ठीक उसी रात हान सुई की सब कुछ पता चल जाता है, इसलिए वो सारा गुस्सा ईवा पर निकालता है और उसका रेप करके उसे बुरी तरह से मार डालता है। और जब मिस्टर वांग उसे लेने के लिए आता है तो इन सब का इल्जाम लगाया जाता है मिस्टर वांग पर। साथ ही उसने ये बात भी मेंशन की होती है कि जेल से बाहर आने के बाद जब उसने जोई को देखा तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए वो उस रात उसे देखने के लिए गया था ठीक उसके घर, जहाँ पर जब ये जाता है तो उसे वहाँ पर हान सुई की डेड बॉडी दिखाई देती है फर्श पर। और इसलिए वो उसे घसीटते हुए अपने साथ ले गया उसे ठिकाने लगाने। और इन सब की आखिर में वो ऑफिसर लैम से पूछता है कि अपनी बेटी को अपनी आंखों से बड़ा होता देखना कैसा लगता है, क्योंकि उसे तो ये खुशी कभी नसीब ही नहीं हुई। और उसकी ये सारी बातें पढ़कर ये रो पड़ता है क्योंकि ये अपनी बेटी के साथ होने के बावजूद भी उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाया। और अगले दिन अपने सारे गुनाहों को कन्फेस करने के लिए जोई आती है ताकि उसकी वजह से उस पर्सन को सजा ना हो। बट अब तक बहुत देर हो चुकी होती है, इसलिए ऑफिसर लैम उसे मिस्टर वांग के बारे में सब कुछ बता देता है कि वो उसका क्या लगता था और ये मूवी हो जाती है खत्म। और अब बात करें इस मूवी की तो ये हमें काफी कुछ बताती है, जैसे कि हर डैड अपनी बेटी के लिए गलत नहीं सोचता। एक तरफ हान सुई जैसे लोग हैं जो कि अपने नाम अपनी प्रतिष्ठा के घमंड में चूर हैवान बन जाते हैं, तो वहीं मिस्टर वांग मिस्टर लैम जैसे लोग भी हैं जो कि अपने
बच्चों के लिए सिर्फ खुशी चाहते हैं और उसके अलावा कुछ और नहीं। एंड आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस स्टोरी। और इसी तरह के और भी वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर द लेटेस्ट वीडियोस। और कमेंट करके आप मुझे ऐसे ही वीडियोस को शेयर कर सकते हैं ताकि मैं उसे एक्सप्लेन करके आप सबको एंटरटेन कर सकूं। टिल देन हैव अ ग्रेट डे अहेड।